नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निश्चय आनंद। इस वक्त देश भर में परिणामों का दौर चल रहा है, फिर वो चाहे परीक्षाएं हो या फिर लोकसभा चुनाव, सभी के परिणाम एक-एक कर सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में नीट परीक्षाओं के भी परिणाम सामने आए, जहां पर कि हमेशा की तरह इस बार भी बेटियों का ही दबदबा रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर जिले के एक छोटे से गांव चमनपुरा में, जहां की बेटी ने टॉप 1 रैंक हासिल करके पूरे इलाके का नाम देश भर में रोशन किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अंजलि यादव। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अंजलि, आपने नीट परीक्षा में पूरे देश भर में रैंक 1 आए, टॉप किया, 99 परसेंटाइल रहे, 70 आउट ऑफ 70 लाए 7। तो किस तरीके से आपने इस परीक्षा की तैयारी की थी? सर, मैंने 11th क्लास से इसकी तैयारी करनी शुरू की थी अपने स्कूल संस्कारम पब्लिक स्कूल झज्जर से। और 11th क्लास से ही मैंने तैयारी करनी शुरू की थी। स्कूल में हमारी तैयारी करवाई गई थी, सारे डिटेल में कॉन्सेप्ट कराए गए थे। असाइनमेंट प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सकता था उतना ज़्यादा मैंने किया था। और मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा दिए थे। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट मैं अटैम्प्ट कर सकती थी उतने ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। हमारे स्कूल में टेस्ट सीरीज़ लगाई गई थी, उसमें हम मॉक टेस्ट देते थे हर ऑल्टरनेट वीक में और फिर उनको एनालाइज़ करते थे। मैं भी एनालाइज़ करती थी, मेरे टीचर्स भी एनालाइज़ करते थे और जो मेरा फिर वीक पोर्शन होता था उस पर मैं वर्क करती थी। और उसको फिर मैंने मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं कोई भी अपना जो कॉन्सेप्ट है वो वीक ना रहने दूँ, कोई बैकलॉग ना रहने दूँ और पूरा अच्छे से एनालिसिस करके मैंने हर एक पोर्शन को जितना टाइम ज़रूरी था उतना दिया और हर एक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग किया। इसकी वजह से मेरे इतना अच्छे मार्क्स आ पाए। अगर देखा जाए तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए देश भर से बच्चे जो है ट्यूशन क्लास लेने के लिए बहुत सारी ऐसी जगह जाते हैं जो कि इन तरह की तैयारियों के लिए फेमस है, या आपने ही जहाँ पे रहते हैं वो वहाँ पे भी कोचिंग क्लासेस करते हैं, तो आपने भी किसी तरह की कोचिंग क्लासेस की? हमारे स्कूल में ही कोचिंग दी जाती थी, तो मैंने स्कूल में ही क्लासेस अटेंड की थी। वहीं से पढ़ के मैंने रैंक 1 हासिल किया है। अलग से किसी और कोई कोचिंग क्लासेस जो होते चलते हैं उनमें आपने एडमिशन नहीं लिया? नहीं सर, उनमें नहीं लिया, सिर्फ स्कूल से ही तैयारी की थी। स्कूल में किस तरीके की तैयारियाँ करवाई गई? स्कूल में हमें नीट के लिए जितना ज़रूरी होता है, जितना नीट का सिलेबस होता है, जितना डिटेल में पढ़ना चाहिए नीट के लिए, जितना जो भी ज़रूरी होता है वो सब पढ़ाया गया था हमारे टीचर्स ने। हमारे टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, 20-20, 25 साल का उनको एक्सपीरियंस है नीट का। और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी करवाए जाते थे हमें। जो सबसे मेन बात है कि हमें मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए, वो मॉक टेस्ट हमें करवाए जाते थे और अल्टरनेट वीक, जैसे मैंने बताया, अल्टरनेट वीक में हमारे मॉक टेस्ट होते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी। जो भी बुक्स रिकमेंड की जाती हैं नीट के स्टूडेंट्स को, वो बुक्स मैंने ली थी, उनको पढ़ा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी और ये सब करके रैंक 1 आ पाई। अगर देखें तो मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, आईआईटी के एग्ज़ाम से भी थोड़ा लंबा होता है उसका सिलेबस, तो उसमें आपने किस तरीके की चीज़ों का खास ध्यान रखा? सब मेरी कोशिश ये थी कि जितना हो सके अभी जो हो सकता है, जब जो पोर्शन चल रहा है शुरू से ही, तभी से मैंने ध्यान दिया। बहुत से लोग 11th का जो पोर्शन होता है वो सबका बहुत ज़्यादा वीक होता है, ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों का, क्योंकि तब ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे को बिल्कुल क्लियर था कि 11th का पोर्शन मेरे को शुरू से ही अच्छे से करके चलना है। तो जो पोर्शन वहाँ पे शुरू हुआ था वो मैंने सारा रिवाइज़ किया था। साथ में ही रिवाइज़ करती थी मैं, जब पढ़ाया जा रहा था तब मैं पढ़ती भी थी और जो पीछे का पोर्शन था उसको रिवाइज़ भी करती थी। फिर जो लास्ट में जो 1 महीना बचा था बोर्ड्स के बाद, उसमें मैं कभी स्कूल जाती थी, कभी घर पे ही बैठ के रिवाइज़ करती थी, टीचर से डिस्कस करके कि कैसे 1 महीने में मैं अपना सारा सिलेबस रिवाइज़ करूँ। तो उसमें फिर मैंने क्या किया था, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन थे उनको तो मैंने थोड़ा कम रिवाइज़ किया, उनको थोड़ा कम टाइम दिया, और जो मेरे वीक पोर्शंस थे उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया ताकि वो भी मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरीके से मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर अप किया था। परीक्षाओं में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे और आपने उसमें क्या अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट किया? परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाने चाहिए, इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे कि ताकि मुझे पैटर्न पता चल जाए। और पेपर भी बिल्कुल वैसा ही आया था जैसा हर बार आता है। ज़्यादा मुश्किल, मतलब मॉडरेट पेपर आता है, इतना भी मुश्किल नहीं आता और बहुत आसान भी नहीं आता है, मॉडरेट पेपर आता है। जो बायो में तो बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आती है, तो मैंने एनसीईआरटी बायो की अपनी बहुत बार रिवाइज़ करी थी। जितने बार हो सकता था मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी बायो की। उठते बैठते जब भी टाइम मिलता था तो मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी। बायो से एनसीईआरटी पढ़ के और इस तरीके से मैंने फिर पेपर अटेम्प्ट किया था। और पेपर में क्या किया था कि जितना भी पहले मैंने पूरे पेपर को एक बार रीड किया, जितना मुझे आता था
जो बिल्कुल एक बार देखते ही टिक हो गया वो तो मैंने पहले ही अटेम्प्ट कर दिया। उसके बाद जो कोई एक आध क्वेश्चन बच गया जो मुझे नहीं आ रहा था, उसको पढ़ के उसको एलिमिनेट करके करने की कोशिश की थी और फिर पूरा पेपर इस तरीके से हो गया था। आज के समय में अगर देखें तो युवाओं को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें मौजूद है आपके पास। फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो युवाओं को डिस्ट्रैक्ट करती है, तो ऐसे में आपने किस तरीके से अपने आप को कॉन्सन्ट्रेट किया पढ़ाई के लिए? सर, सबसे बड़ी बात तो मैंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने वो चला लिया तो फिर मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी और पढ़ नहीं पाऊंगी। तो मैंने सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल दूर थी और फ़ोन मैं अपनी मम्मी के पास रख देती थी कि मुझे फ़ोन मत देना, कुछ भी हो जाए, अगर मुझे कुछ काम होगा तो ही मैं फ़ोन लूँगी और मैं आपके पास बैठ के ही फ़ोन देखूँगी। तो मैं अपनी मम्मी के पास बैठ के ही फ़ोन में कुछ काम होता था तो वो करती थी ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, क्योंकि अकेले में अगर मैं पढ़ती तो शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाती। तो फ़ोन से अगर मुझे थोड़ा बहुत जो कुछ भी काम होता था तो अपनी मम्मी के पास बैठ के करती थी और उनको फिर फ़ोन दे देती थी कि मुझे फ़ोन नहीं देना ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। और सोशल मीडिया तो मैं कभी यूज़ ही नहीं करती थी। मैं अब भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ। घर में किस तरीके का सहयोग आपको मिला पढ़ाई में? घर में मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था। कभी लो फील होता था तो वो मोटिवेट भी करते थे मुझे, हमेशा सपोर्ट करते थे, गाइड भी करते थे कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। और पढ़ने का मुझे पूरा टाइम दिया गया था, कभी मुझे किसी ने कोई कभी डिस्टर्ब नहीं किया, हमेशा पढ़ने का टाइम दिया जाता था। रिजल्ट आने के बाद घर में, इलाके में, आसपास, आस पड़ोस किस तरीके का माहौल है यहाँ? जब रिज़ल्ट आया था तो मैंने सबको घर में बताया था तो सब बहुत खुश थे, प्राउड भी फील करते। इनफैक्ट गांव में भी जिनको भी पता चलता है वो भी बहुत खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं, घर आते हैं, बधाई देके जाते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं। पूरे गांव में, पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। अब जो आने वाले साल में जो बच्चे तैयारी करेंगे, जो नीट की परीक्षा ऐसे तो लाखों विद्यार्थी देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई एक संदेश देना चाहेंगे किस तरीके से वो तैयारी करें? सर, मैं कहना चाहूँगी कि अपने टीचर्स पे भरोसा रखें और उनकी गाइडेंस में तैयारी करें और जितना ज़्यादा हो सके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और जो रेलेवेंट पढ़ाई हो वही करें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं। उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी हो उतना ही पढ़ें। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, उन्हें एनालाइज करें। मैंने क्या किया था कि एनालिसिस के लिए अलग से नोटबुक बना रखी थी, उसमें जो भी मेरा पोर्शन मतलब जो भी क्वेश्चन गलत हो जाता था मॉक टेस्ट में उसमें मैं वो लिख देती थी और उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ती थी, ताकि फिर वो कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो भी पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और लास्ट में आने के बाद जितना ज़्यादा हो सके फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। मैंने कुछ 10-15 के आसपास अटेम्प्ट किए होंगे मॉक टेस्ट, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अटेम्प्ट करने भी उतने ही ज़रूरी हैं ताकि पैटर्न का पता चल जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और बायो में एनसीईआरटी तो है ही मस्ट। एग्ज़ाम की जो एंग्जाइटी होती है, एग्ज़ाम से पहले की एंग्जाइटी होती है, वो आप में भी थी? हाँ जी, मुझे भी एंग्जाइटी हो रही थी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले वाले दिन मेरे टीचर्स का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे बात की थी और कहा था कि आराम से पेपर करना है, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर स्ट्रेस हो तो डीप ब्रीथ लो आंखें बंद करके। तो ये सब मैंने किया था। और मेरे टीचर ने बोला था कि अभी कुछ एक दिन पहले ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा रिवाइज़ कर लो और खा पी के पूरा अच्छे से सो जाओ। 8 घंटे की नींद ज़रूर लेना पेपर से पहले वाले दिन। तो मैं अच्छे से सो गई और 8 घंटे की पूरी नींद ली। सुबह मैं उठी तो मुझे पता था अगर मैंने अब रिवाइज़ नहीं किया तो मुझे सेंटर तक जाते जाते थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत मोटा मोटा फिज़िक्स के फॉर्मूले रिवाइज़ कर लिए, बायो में कुछ एक डेटा है वो रिवाइज़ कर लिया, ये थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया ताकि मुझे स्ट्रेस ना हो। और फिर उसके बाद मैंने सेंटर में जाने से पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लिया ताकि थकावट ना हो वहाँ पे जाके। और फिर यहाँ से मैं गई सेंटर पे और बिल्कुल शांति से पेपर दिया था। जितना ज़्यादा हो सके जो कोई भी थॉट्स मैंने अपने दिमाग में नहीं आने दिए कि देखी जाएगी जो जैसा पेपर होगा, और बिल्कुल शांति से पेपर दिया था। जितना ज़्यादा काम होके, जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री माइंड से पेपर दे सकती थी, मैंने उतने स्ट्रेस फ्री माइंड से पेपर दिया था। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो सर एमबीबीएस करनी है मेरे को। एमबीबीएस के बाद मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। कई होते हैं जो एमबीबीएस करके सिविल सर्विसेज में भी जाते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारियों के लिए कुछ? नहीं सर, अभी तो मैंने इतना नहीं सोचा है। अभी सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई पूरा करना चाहती हूँ। अब हमारे साथ मौजूद हैं अंजलि के दादा उमराव साहब, जो कि सेना में कैप्टन भी रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपनी पोती की सफलता को लेकर वो कितने खुश हैं। सर,
आपकी पोती ने पूरे देश भर में टॉप किया है, रैंक 1 आई है। आप में आपके परिवार में किस तरीके का माहौल है? हमारे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है और इस बच्चे ने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल ही है जो आज इतने पूरे देश के अंदर इसका नाम रोशन है। और मैं हमारे परिवार से ही क्या पूरे गांव के अंदर भी बहुत खुशी का माहौल है। आप भी फौज में रह चुके हैं, आपके बेटे भी फौज में, लेकिन पोती ने एक अलग राह बनाने की सोची, तो आपके परिवार की तरफ से कितना सहयोग मिला? ये सहयोग तो हमने इसको जैसे इसको प्लस मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद हमने इसी को ऊपर छोड़ दिया कि बेटा जो तुम सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप वो लो, हम आपके साथ हैं। तो इन्होंने फिर ये मेडिकल ही चॉइस किया, तो ठीक है मेडिकल चॉइस किया तो हमने इसको फिर पूरा सपोर्ट किया है। मेडिकल का ये है, हमारी एक बड़ी पोती है वो फ़िलहाल अभी कोर्स कर रही है नर्सिंग का। उसने भी 2 बार एग्ज़ाम दिया नीट का, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। तो उसके बाद फिर हमने इसको वो किया, मैं बेटा तुम करो अभी। तो ये फर्स्ट बार में ही कामयाब हो गई। तो मेडिकल लाइन हमारे स्टार्टिंग से शुरू कर दी थी कि बड़ी पोती है उसने 1 साल से ऊपर हो गया ये नर्सिंग का कोर्स करते हुए। जो लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो आज के जो टाइम युग के अंदर बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्यों बेटी 2 परिवार को सुधारती है, अपना खुद का परिवार और अगले आने वाला परिवार। तो इसलिए बेटी को पढ़ाना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। और आजकल की बेटी बेटे से कम नहीं है, बेटे से 100 गुना ज़्यादा अच्छी है, पढ़ाई में भी, काम में भी, वैसे भी कोई भी है उसमें बेटी हमेशा आगे रही है। आपके दादा भी फौज में हैं, आपके पिताजी भी फौज में हैं, तो वहाँ से उस लाइन को छोड़ के मेडिकल की लाइन में आना, ये कैसे आपने सोचा? सर जब मैं छोटी थी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर किट से खेलती थी, ऐसे ही बोल दिया था। फिर मैं बड़ी हुई तो मुझे साइंस में इंटरेस्ट आने लगा। फिर कोरोना आया और फिर मैंने देखा कि डॉक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, कितनी उनकी रिस्पेक्ट होती है। और कोरोना में तो डॉक्टर्स को कितनी रिस्पेक्ट मिली थी, उन्होंने अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाई थी। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुई थी और मैंने तब सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो जैसा कि आपने अंजलि से सुना, परीक्षा की तैयारी के लिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, सोशल मीडिया पर अकाउंट ना बनाएं, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें और मॉक टेस्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अभी के लिए बस इतना ही, और तमाम तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए BS24 न्यूज़ के साथ।